चलिए हम बात करते हैं लास्ट क्लास की। पहले बात कर लें थोड़ी सी। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या करा था सर, अभी दिखा देते हैं। लास्ट क्लास में हमने करा था प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे तो बहुत सारे टाइप के प्रोविडेंट फंड है, लेकिन उसमें से हमने जो प्रोविडेंट फंड किए थे दो टाइप के किए थे। नंबर वन हमारा था आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। नंबर टू था अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। आरपीएफ के अंदर आपका पैसे जब डिपॉजिट करोगे तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% टैक्सेबल हो जाता है, और एम्प्लॉय वाले का ओल्ड रिजिम में 80C में डिडक्शन मिल जाता है। और इंटरेस्ट की बात करें तो 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, बैलेंस विल बी टैक्सेबल। विड्रॉ पे कोई नहीं है टैक्सेबल। लेकिन अगर यूआरपीएफ यानी अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे जाएंगे तो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में हमने क्या देखा था कि भाई वहां पे डिपॉजिट करने पे कोई टैक्सेबल नहीं होता, वहां पे विड्रॉ करते टाइम पे टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन सैलरी में, और एम्प्लॉयर वाले इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट वो सैलरी का पार्ट होता है। एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट वो कहाँ चला जाता है हमारा, अदर सोर्स के अंदर। वो कहाँ चला जाता है हमारा, अदर सोर्स के अंदर। तो ये हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। हर क्लास में बोलता हूँ जिन बच्चों की नई क्लास है पहले बेसिक देख लो, फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि आप सभी जो स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं आप बीच में जैसे एनरोल होते हो तो शायद समझने में दिक्कत हो सकती है, तो आपको स्टार्टिंग से देखनी पड़ेगी। चलिए, आज का एजेंडा है हमारा क्या सर, आज हम करेंगे ग्रेजुएटी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ग्रेजुएटी। सर ग्रेजुएटी होता क्या है, आइए देखते हैं ग्रेजुएटी क्या होता है। हम कर रहे हैं सर रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है ना। अब ग्रेजुएटी होता क्या है, हम एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लो आप एक होटल में खाना खाना जाते हो, एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो। होटल में, अगर आप अच्छे होटल में खाना खाने जाओगे तो सबसे पहले जैसे ही आप गए होटल के अंदर, आपके पास वहां का वेटर आ जाएगा। जो सर्व करने वाला है वो वेटर आ जाएगा, और वेटर आपके पास मेन्यू लेके आएगा और आपसे पूछेगा आपको क्या चाहिए, क्या क्या खाना है इसमें, आप बताइए। फिर आपको मेन्यू दे देगा, प्लीज सर ऑर्डर। सर क्लास में टेस्ट चल रहे हैं, सैलरी समझ में नहीं आया किस बच्चे का। चलो पहले भी इधर देखते हैं। तो वो आपको पूछेगा, फिर आप थोड़ी देर तक पूरा मेन्यू वगैरह देखोगे, और देखने के बाद फिर आप अपने मन पसंद की चीज ऑर्डर करोगे। और जब आप ऑर्डर कर दोगे तो ये जो वेटर है ये आपके सामने जो भी खाना होगा वो पूरा खाना आपके सामने लेके आएगा। ये वेटर जो है, ये वेटर आपके पास ये खाना लेके आ जाएगा, और ये वेटर आपसे पूछेगा भी एनीथिंग एल्स, और फिर ये वापस चले जाएगा आपसे थोड़ा दूर, और आपके ऊपर पूरा फोकस्ड रहेगा कहीं कोई चीजें कम तो नहीं पड़ रहा। मान लो आपने रोटियां मंगवाई है, तो रोटी अगर कम पड़ जाता है तो वो पूछेगा सर और लेके आऊं, और किसी चीज की जरूरत है, वो बार बार आपसे पूछेगा। ये होटल के अंदर नॉर्मल हॉस्पिटैलिटी इस तरीके से रहता है। देन आपने पूरा खा पी लिया और सब कुछ हो गया, फिर ये वेटर आपको एक बिल ला के देगा, बोलेगा सर बिल मैं ला दूं। बिल लेके आएगा, और बिल थोड़ा सा ट्रेंड होता है कि मैंने ज्यादातर देखा है कि एक उनकी बुकलेट टाइप की होती है, और उसके अंदर बिल डाल देता है, और उसके साथ आपको थोड़ा मीठा वगैरह जो भी मिश्री वगैरह खिलाना हो, सौंफ वगैरह खिलाना हो, लेके आएगा। इसके साथ आपके पास ये जो बिल लेके आया, ये बिल आप देखोगे, और बिल देखने के बाद मान लेते हैं कि आपका ये बिल बना
480 रुपए का, आपने उसको 500 रुपए दिए। अब ये जाएगा, ये 500 रुपए ले करके, 500 रुपए ले करके, और ये चला जाएगा किसके पास, अपने जो होटल है वहां चला जाएगा और ऑनर को देगा। ऑनर क्या करेगा, उसको 20 रुपए चेंज देगा। अगेन वो ये क्या करता है, ये वाला फाइल में 20 रुपए चेंज लेके आपके पास आ जाता है, बोलता है सर आपका बिल। आप उसमें से बिल ले लेते हो और बोलते हो जो 20 रुपए है, अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में है तो एक रिवाज होता है कि टिप दे देते हैं, और आपने बोला कीप चेंज, आपने उसको बोला कि ये चेंज आप रख लीजिए टिप, और आप वहां से चले जाते हो। और वेटर क्या करता है, इसमें से पैसे निकालता है, और पैसे निकाल के ये पैसे वेटर के हो जाते हैं। ये किसकी कहानी है, होटल की। अब आप इस समय पे एक तरीके से कुछ समय के लिए आप थे मालिक, आप थे मालिक कुछ समय के लिए, और ये था आपका सर्वेंट, ये था आपका नौकर, यही था ना, कुछ समय के लिए, क्योंकि सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग कर रहा था वो। और आपको मुश्किल से इसने आधा घंटा सर्विस दिया, और आधे घंटे सर्विस देने के बाद आपने खुश होके इसे टिप दे दिया। यानी आप एक मालिक हो और आधा घंटा आपको कोई सर्विस दे रहा है, तो आपने खुश होके उसको टिप दे दिया, और आपको लगा भी भैया देना चाहिए, आपने दिया। अब आप सोचो दूसरा सिनेरियो, एक मालिक, एक एम्प्लॉय नौकर, और यहां पे हमारा मालिक, और ये आपको 30-40 साल की आपको सर्विस दे रहा है। यही कर रहा है ना, ये कितने साल की सर्विस दे रहा है, यानी 20, 22, 23, 24 जो साल लगा, 60 साल तक आपको सर्विस दे रहा है। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता, आपका फर्ज बनता है एम्प्लॉयर का, कि आप अपने एम्प्लॉय को क्या दो, टिप दे दो। क्योंकि आप टिप ऐसा कभी नहीं करोगे, वेटर आपसे पूछा क्या खाना है, और आपने बोला रुको रुको पहले टिप ले लो फिर हम देते हैं, वो तो नहीं होता। पहले सर्विस कंप्लीट करिए अपनी सारी, फिर हम आपको टिप देंगे, यही होता है। सेम ऐसे यहां पे जब ये अपनी पूरी सर्विस कंप्लीट कर देगा, ये अपनी पूरी सर्विस कंप्लीट कर देगा, यानी पूरे 60 साल की नौकरी कर लेगा, फिर एम्प्लॉयर आपके बारे में सोचेगा कि यार चलो इसको थोड़े से पैसे दे दिया जाए, क्योंकि इसने हमारे लिए बहुत काम किया है, थोड़े पैसे दे दिया जाए। तो जो ये टिप देगा उसको बोलते हैं ग्रेसियस होता है, मतलब ग्रेसियस होता है, लैटिन वर्ड में ग्रेसियस होता है, मतलब कुछ रिवॉर्ड दे दो। उसी से वर्ड बन गया हमारा ग्रेजुएटी, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेजुएटी। तो ये ड्यूरिंग द जॉब नहीं मिलेगा, हमेशा कब मिलता है, आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है। रिटायरमेंट होता है या फिर बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया छोड़ दिया, या फिर उसने दुनिया छोड़ दिया, तब मिल जाता है उसके परिवार वालों को। हाँ लड़ाई झगड़ा, अब इसके अंदर टेन्योर रखते हैं कि अब यहां पे लॉ आ जाता है, तो ग्रेजुएटी के अंदर लॉ आ जाता है, ग्रेजुएटी एक्ट, क्योंकि कानून ने बना दिया कि भैया इस तरीके से आपको पैसे देने हैं ग्रेजुएटी एक्ट के अकॉर्डिंग। अब ग्रेजुएटी होता है हमारा यहाँ पे बहुत तरीके, कब ग्रेजुएटी एप्लीकेबल है नहीं है वो तो लॉ की बातें हो गई। अब ग्रेजुएटी के अंदर कुछ लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, अगर इसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है इस लॉ के अंदर, और कुछ कुछ पैसे वहां पे उसके एम्प्लॉय, तो फिर वो हो जाता है कवर्ड, कवर्ड। और जो बोलते हैं कि भैया हम रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, हम आपसे बेहतर कुछ अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करेंगे, तो वो किस में चले जाते हैं, अनकवर्ड में। यानी ग्रेजुएटी दो हो गए, या रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड समझ लो आप। तो हम इसको लेकिन इनकम टैक्स के अंदर हम इसको बोलेंगे कवर्ड और अनकवर्ड। सर इनकम टैक्स का बिजनेस प्रोफेशन पुरानी वीडियो पढ़ सकते हैं, हाँ पीजीबीपी कर सकते हैं अभी इंटरनल के लिए। तो आपका मैं अभी कम टू द पॉइंट हम आ जाते हैं कि कवर्ड और अनकवर्ड, यानी ग्रेजुएटी की, ग्रेजुएटी क्या है, एक टिप है, और ये को क्या हो सकता है, कवर्ड भी हो सकता है और अनकवर्ड हो सकता है हमारा। अब सर ग्रेजुएटी मिलेगा कब और क्या क्राइटेरिया है। ग्रेजुएटी आपको तभी दिया जाता है, थ्योरेटिकल पार्ट की बात करें,
तो कम से कम मिनिमम आपको 5 साल की नौकरी करनी पड़ेगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब मान लो मेरे पास 2 महीने या 1 साल नौकरी करी आपने और बोले मैं जा रहा हूं, फिर आप बोलो मुझे ग्रेजुएटी चाहिए, तो नहीं मिलेगा। कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने कितना स्पेंड किया हो, 5 साल, तो आप ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल होगा। अगर मालिक आपको टिप नहीं देता तो कानूनन तरीके से टिप ले सकते हो उससे, यानी ग्रेजुएटी का पैसा। अब 5 साल वाला केस अप्लाई नहीं होगा इन केस ऑफ डेथ। अगर एम्प्लॉय 1 साल काम कर रहा है और डेथ हो गई, तो उस केस में उसको ग्रेजुएटी देना पड़ेगा। ये 5 साल वाला पंगा नहीं है, लेकिन उसको तो नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? उसके फैमिली वाले को मिलेगा। तो जब ग्रेजुएटी का पैसा लास्ट में, एक बहुत मोटा अमाउंट होता है ये, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख ऐसे होता है, यानी कि टिप 5-10 रुपए दे देंगे। तो जब उसको मिलता है तो उस वो हमारे सैलरी के में टैक्सेबल के लिए जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? अगर जुड़ेगा तो कितना जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा तो कितना जुड़ेगा, ये कैलकुलेशन हम सीखेंगे ग्रेजुएटी वाले कॉन्सेप्ट में। समझ में आ रहा है हम क्या सीखने वाले हैं? तो ग्रेजुएटी वाले कॉन्सेप्ट के अंदर अगर हम ग्रेजुएटी की बात करें, ग्रेजुएटी की बात करें तो ग्रेजुएटी 2 टाइप के हैं। एक है हमारा कवर्ड, एक है हमारा, अरे, कवर्ड, या तो हम इसको ऐसे समझते हैं। अब यहां पे ग्रेजुएटी जब मिलेगा ना, तो 2 टाइप के एम्प्लॉय हो सकते हैं। सर 2 टाइप के एम्प्लॉय कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकते हैं सरकारी, यानी एक हो सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और दूसरा हो सकता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो सभी अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा के ही रखते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सभी अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा के रखते हैं, यानी इसके अंदर अगर आपको ग्रेजुएटी मिलता है तो गवर्नमेंट क्या कहती है, भैया तुमसे हम टैक्स ही नहीं लेंगे, आपका है फुल्ली एग्जेम्प्ट। फुल्ली एग्जेम्प्ट मतलब हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनका कहना है हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय है तो बोलते हैं हम आपसे टैक्स लेंगे, लेकिन हम आपका देखेंगे पहले कौन से सिचुएशन में फॉल करते हो आप कवर्ड हो या अनकवर्ड हो। अरे मैंने उल्टा कर दिया, ये नॉन गवर्नमेंट में आ गया। हालांकि ये वाला मुझे इधर लेना था। मैंने कहा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का फुल्ली एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का फुल्ली एग्जेम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपके रूल देखे जाएंगे। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में रूल देखे जाएंगे कि आप हो क्या, आप गवर्नमेंट, अगर नॉन गवर्नमेंट हो तो कवर्ड हो या अनकवर्ड हो। कुछ एक ऐसे वर्ड्स है ना जो कि आपको इसके अंदर मैंने बता दिया, रजिस्टर अनरजिस्टर्ड, वो समझ में आ गया तो बस आप ध्यान रखिएगा, कवर्ड अनकवर्ड बात बोलेगा। अगर आप कवर्ड हो तो ग्रेजुएटरी एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपका लोअर ऑफ, एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपका लोअर ऑफ। इन 3 पॉइंट में से हर जगह 3 ही पॉइंट नजर आएंगे। अब ये चाहे आपका ये रूल दोनों पे अप्लाई होगा जो मैं लिख रहा हूं, ओल्ड रिज्यूम पे भी लगेगा और न्यू पे भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक पे लगेगा।
अब जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट का है ना, सभी दोनों पे लगने वाले हैं, ओल्ड पे भी। एक बस सब एलटीसी नहीं लगेगा, बाकी सभी पे लगेगा। बोलता है भैया एक्चुअल रिसीव, एक्चुअल रिसीव नंबर 2, मैक्सिमम 20 लाख, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। नंबर 3, 15/26, ये एवरेज लेते हैं, एवरेज होता है, एवरेज का मतलब आधा, तो 15/26 इसलिए करते हैं इसको क्योंकि 4 दिन की छुट्टी वगैरह, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। इनटू में लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब जैसे आप जॉब आपका खत्म हुआ, रिटायर हुए, तो रिटायरमेंट से जस्ट पहले आपको क्या सैलरी मिला था, वो सैलरी लेना है। मान लेते हैं कि आपका जनवरी में अप्रैल में सैलरी था 55,000 रुपए, और आप दिसंबर में रिटायर हुए, दिसंबर में आपकी सैलरी 60,000 हो चुकी थी, तो आपको 60,000 लेना है। लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब रिटायरमेंट से पहले की सैलरी, इनटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। मतलब अगर आपने नौकरी किया है 10 साल 2 महीने, तो 10 साल ही लेंगे। अगर आपने 10 साल 7 महीने किया है, तो इसको 10 साल 7 महीने ना मान के कितना ले लोगे, नंबर ऑफ ईयर में 11 साल ले लोगे। वही मैथ्स वाला फॉर्मूला, पॉइंट के बाद पॉइंट के पहले। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब 10.5 साल हो जाए, तो उस सिचुएशन में आप क्या मान लोगे उसको, 11 मान लोगे ना, सॉरी 10 ही मानोगे। क्या मानोगे उसको, 10, क्योंकि क्या कहते हैं, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, जब 6 महीने से ऊपर होगा तब मानेंगे। अगर आपका 10.5 हुआ, तो इसको आप 10 ही मानोगे, 10.7 को आप 11 मानोगे, 10.2 को आप क्या मानोगे, 10। मतलब साल को कैलकुलेट करने का है। बोला इन तीनों में पहले हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे, और इन तीनों में से जो कम लगेगा, कम पड़ेगा जो तीनों में से, वो आपका क्या कर देंगे हम, एग्जेम्प्ट। मतलब तीनों में से कम। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा। दूसरा पार्ट आ गया सर, अगर आप अनकवर्ड हुए तो, अनकवर्ड हुए तो आपका एग्जेम्प्ट होगा लोअर ऑफ, एग्जेम्प्ट हो जाएगा लोअर ऑफ। 3 पॉइंट देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल रिसीव। नंबर 2, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। नंबर 3, 15/30 लेंगे। यहां पे 26 लिया था ना, यहां पे 30 लेंगे। इनटू में यहां लेंगे एवरेज सैलरी, एबीजी लिख रहा हूं। यहां पे क्या था, लास्ट ड्रॉन सैलरी, यहां पे एवरेज सैलरी, और इनटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, इग्नोर फ्रैक्शन, इग्नोर फ्रैक्शन। इग्नोर फ्रैक्शन मतलब, अगर इस वाले केस में आप 10 साल 1 महीना है तो भी 10 साल लोगे, 10 साल 5 महीने हैं तो भी 10 साल ही लोगे, 10 साल 6 महीने हैं तब भी 10 साल ही लोगे, 10 साल 8 महीने हैं तब भी 10 साल ही लोगे, 10 साल आपका 11 महीने हैं तब भी, मतलब जो पॉइंट है उसको छोड़ दो, आप जो कंप्लीट कर लिए उसको लो।
दोनों छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन गलत हो गया तो मान लो क्वेश्चन ही गलत हो गया आपका, तो फिर जब आप करोगे तो ये ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन हमारी बनेगी। अब सर यहां पे भी सैलरी है और यहां पे भी सैलरी है। मैंने बोला लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो सैलरी मतलब क्या ले, अब सैलरी तो बहुत बड़ी चीज हो गई, बेसिक हो गया, डीए हो गया, क्या क्या हो गया। तो यहां पे बोला गया भैया यहां पे आप सैलरी जो लोगे इज इक्वल टू बेसिक प्लस में डीए, वो भी कौन सा, रिटायरमेंट बेनिफिट, प्लस में परसेंटेज जो कमीशन होता था फिक्स वाला। और सर यहां पे सैलरी क्या लोगे, यहां पे हुआ बेसिक प्लस डीए, कौन सा, फुल, मतलब रिटायरमेंट वाला हो चाहे नॉन रिटायरमेंट वाला हो उससे मतलब नहीं है, डीए पूरा ले, और प्लस कमीशन। तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी। नॉन गवर्नमेंट में कवर्ड कैसे होगा, क्या होगा एग्जाम्पल। कवर्ड का मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे रिलायंस ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा अंडर ग्रेजुएटी एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो कवर्ड हो गया। और मान लो टाटा ने नहीं करा रखा, वो बेटर ऑप्शन दे रहा है, तो वो अनकवर्ड हो गया, सिंपल सी बात है। तो ग्रेजुएटी हमारा सेक्शन 1010 सेक्शन चलता है हमारा इसका 1010 रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। तो जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 50 लाख रुपए मिला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 50 लाख मिला, तो बोलते हैं भैया तुम्हारा सैलरी का पार्ट ही नहीं, जब सैलरी 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 निकालोगे तो ग्रेजुएटी के सामने एग्जाम्प्ट लिख दोगे। अभी मैं करके दिखाऊंगा क्वेश्चन। कवर्ड वाले प्राइवेट एम्प्लॉय के आगे कवर्ड वाले को मिला, तो कवर्ड वाले केस के अंदर 50 लाख मिला, फिर हम पहले ये रूल लगाएंगे, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उस 50 लाख में से माइनस करेंगे, फिर बैलेंस टैक्सेबल करेंगे, जैसे एचआरए किया था आपने, हाउस रेंट अलाउंसेस तो याद ही होगा, सेम यहां पे लगाएंगे। इसी को मैंने चार्ट फॉर्म में, 10 ईयर भी आ चुका है, मैंने सभी के चार्ट बना दिए क्या, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। समझ लेते हैं क्या लिखा है, देखो रिटायरमेंट बेनिफिट एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेजुएटी सेक्शन 1010, आप सभी के 10 ईयर में ना ये सारी चीजें दे दिया मैंने। कहता है कि भैया अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो एग्जेम्पशन इन केस ऑफ एम्प्लॉय कवर्ड बाय पेमेंट ग्रेजुएटी एक्ट 1972, एग्जेम्पशन नॉट कवर्ड, ठीक है। अब ये चल रहा है लाइन हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, ये चल रहा है लाइन हमारा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, क्योंकि मैंने जो चार्ट बना रखा है कई बार बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, तो मैंने इसलिए समझाता भी जा रहा हूं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो आफ्टर रिटायरमेंट एग्जेम्प्ट टैक्स, सैलरी का कोई मतलब ही नहीं है भाई यहां पे। और अगर आप ड्यूरिंग द जॉब लेते हो, मतलब जॉब के ड्यूरेशन में आपको ग्रेजुएटी मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे आप सरकारी एम्प्लॉय, से कोई मतलब ही नहीं भैया, फुल्ली टैक्सेबल है, हटाओ उसको। आगे आइए, अगर आप कवर्ड हो तो एग्जेम्पशन मिलेगा लोअर ऑफ एक्चुअल रिसीव मैक्सिमम 20 लाख, 15/26 लास्ट ड्रॉन सैलरी, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। सर सैलरी का मतलब क्या है, मैनर ऑफ कैलकुलेशन, सैलरी का मीनिंग क्या है, लास्ट ड्रॉ सैलरी मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जिस महीने रिटायर हुए, जैसे कि जनवरी रिटायर हो गए, जनवरी में मत लेना, दिसंबर की सैलरी को, लास्ट ड्रॉन मंथ, ईयर नहीं गए। मान लो हम मई में रिटायर हुए तो मई वाली सैलरी मत लेना, पिछले महीने की लास्ट ड्रॉन जो मिला है। मैंने ये नहीं बोला कि जिस महीने रिटायर हुआ है उसका, इस बात पे नोटिस करना, एक जगह पे जिस महीने रिटायर होता है वहां का लिया जाता है। सैलरी का मतलब है सर बेसिक प्लस में डीए, एनी पार्ट ऑफ मोर देन 6 मंथ शैल बी टेकन 1 ईयर। अब जो 6 मंथ से ज्यादा होगा उसे बोलेंगे। अब सर यहां पे आइए, एग्जेम्पशन इन केस ऑफ एम्प्लॉय नॉट पेमेंट ग्रेजुएटी एक्ट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव मैक्सिमम 20 लाख, 1/2, यानी ये 15/30 ही हो गया जो मैंने लिखा है उसको, हाँ। अब 15/30 लिखे चाहे 1/2 लिखे, कई बार बुक में 15/30 लिख देते हैं, कई बार बुक में 1/2 लिख देते हैं। एवरेज सैलरी नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, एवरेज सैलरी कितने महीने की एवरेज करोगे,
एवरेज सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ, एवरेज सैलरी कितने महीने का लेना है? 10 महीने का लेना है। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, 10 महीने का लेना है। प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जिस महीने रिटायर हुआ है उससे जस्ट पिछले वाले लेने हैं। एक्सक्लूडिंग रिटायरमेंट मंथ, जिस महीने में रिटायर हुआ है उसको नहीं लेना है। मैं बार बार इसको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। सैलरी मतलब होता है बेसिक प्लस में डीए ओनली पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। एक चीज थोड़ा सा मैं पीछे करेक्ट कर दूंगा, चलो अभी। एनी पार्ट ऑफ ईयर मोर देन लेस देन इक्वल 6 मंथ टोटली इग्नोर्ड। समझ में आया ये बात? कोई भी पार्ट 6 पॉइंट से आगे हो तो सबको इग्नोर करो। मैंने यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया कि ये वाला फुल है और ये वाला जो है वो रिटायरमेंट वाला है। यहाँ पे फुल है, यहाँ पे रिटायरमेंट। सर 6 मंथ हो तो किस ईयर में काउंट होगा? अब सबसे पहले खुशी आपको ये चेक करना होगा कि आप ग्रेजुएटी कवर्ड में हो कि अनकवर्ड। अगर नॉट कवर्ड में हो तो 6 मंथ का कोई मतलब ही नहीं बचा है। अगर आप कवर्ड में हो तो 6 मंथ के अंदर 10.6 में, अगर 10.5 साल को आप 10 साल ही मानोगे, 10 साल 6 महीने से जब ज्यादा होगा, 6 मंथ 1 डे भी हो जाएगा, तब आप मान लोगे उसको कितना? 11 साल मान। तो इसको आप 11 मान लोगे। बुक में देखना कौन सा क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन देखते हैं एक बार। यहां तक क्लियर है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये चीजें मैंने वहां चार्ट में है और यहां थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में दे दिया मैंने। ठीक है, इसको और थोड़ा बेटर कर दें ताकि आप जब नोटिंग करें तो आपको समझ में आ जाए। थोड़ा पीछे से देख देख के करेंगे। सबसे पहले मैं रूल लिख देता हूं, एग्जेम्प्ट, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही कवर्ड। तो पॉइंट नंबर 1 एक्चुअल रिसीव, पॉइंट नंबर 2 मैक्स लिमिट कितनी है? 20 लाख। पॉइंट नंबर 3 कवर्ड में क्या लेंगे हम? 15/26 इंटू में लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू में नंबर ऑफ ईयर इंटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड। हाँ बिल्कुल, 10 ईयर सारे मार्केट्स में अवेलेबल हो चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चंस को पढ़ लें। कहता है आर रिटायर 4/1, यानी ये 4 जनवरी को, 4/1/2023 को इसने नौकरी से रिटायर ले लिया। अब आगे कहता है सर्विंग एक्स वाई कंपनी लिमिटेड फॉर द पीरियड 16। एक एक्स वाई कंपनी में काम कर रहा था, वहां पे इसने 16 साल नौकरी किया, 16 साल एंड 11 महीने एंड 11 मंथ। तो कवर्ड के अंदर बताओ 16 साल 11 महीने को कितना लोगे आप? अगर कवर्ड है तो मैंने लिखा इन एक्स कंप्लीटेड ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। तो कवर्ड में जो हम लेंगे वो 17 साल मानेंगे इसको। कितना मानेंगे इसको? 17 साल मानेंगे इसको जब हम कैलकुलेशन पे जाएंगे। आगे कहता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज बेसिक सैलरी 44,000। भैया जब ये रिटायर हुआ उस टाइम पे इसकी बेसिक सैलरी हुआ करती थी कितने? 44,000। एंड ऑल्सो एंटायर डीएनएस अलाउंसेस, डीए आ गया हमारा, कितना डीए आ गया सर? 8,000। ऑन द रिटायरमेंट ही रिसीव 6 लाख एज अ ग्रेजुएटी। जब रिटायरमेंट हुआ तो इसको 6 लाख रुपए इसने एज अ ग्रेजुएटी रिसीव किया। कितने एक्चुअल रिसीव किया इसने? 6 लाख एज अ। कंप्यूट अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी एग्जेम्प्ट टैक्स, आप बताइए कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा? द अमाउंट टू बी इंक्लूड ग्रॉस सैलरी, और कितना पैसा सैलरी में जुड़ जाएगा। मतलब 6 लाख है, उसमें से जितना एग्जेम्प्ट होगा माइनस करके क्या होगा? सैलरी में ऐड हो जाएगा। मैक्सिमम लिमिट कितना है हमारा? 20 लाख। अब मेन यही कैलकुलेशन फंसेगा, ये दोनों तो सिंपल है। तो 15/26 ये तो फॉर्मूले का ही पार्ट हो गया।
लास्ट ड्रॉन सैलरी, सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस में डीए। तो अगर सैलरी हम निकाले तो 8 4 12 52,000 सैलरी बन रहा है, और डीए का मतलब कौन सा डीए बताया था, फुल डीए। यहाँ पे कौन सा डीए, फुल डीए, उस वाले में रिटायरमेंट बेनिफिट। तो डीए ये कितना आ गया हमारा 52,000। इनटू में क्या है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर कितना लेना है मैंने बताया अभी आपको 17। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितने आते हैं, चेक करते हैं। 52,000 इंटू में 17 डिवाइडेड बाई 26 इंटू में 15, 5,10,000। ये कितना आ गया हमारा, 5,10,000। अब इन तीनों में से कम कौन सा लगता है आपको, 10,000। तो एग्जेम्प्ट अमाउंट ये हो जाएगा 5,10,000। साइड आपके बुक में ये ऊपर नीचे हो सकता है अमाउंट डेट वाइज, क्योंकि मेरे पास पिछले साल का थोड़ा सा डेटा है। 510 यही है, सेम है 510। तो इसने बोला कि एग्जेम्प्ट अमाउंट बताइए, तो साहब एग्जेम्प्ट अमाउंट जो होगा, एग्जेम्प्ट अमाउंट जो होगा वो होगा हमारा 510। और जो सैलरी में जुड़ेगा, सैलरी में जो पार्ट जुड़ेगा वो कितना जुड़ेगा, 6 लाख में से माइनस हो जाएगा 510, बाकी का हिस्सा आपका ग्रेजुएटी के नाम से टैक्सेबल हो जाएगा, दैट इज 90,000। बताइए किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछिए मुझसे। मैंने कवर्ड अनकवर्ड दोनों बता दिया, अभी पहले मैं कवर्ड वाले के क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर अनकवर्ड वाले के कराऊंगा। चलिए, जितने बच्चे लाइव हैं मुझे फटाफट बता दीजिए किसी को इसमें डाउट है तो। सभी ने जवाब दिया था 17 17 17। ठीक है, क्लियर है।